हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्य एकेडमी। आज हम 11th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बेसिक्स आप सब लोग जानते होंगे, तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज़रा दोहराएंगे और थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स जो गैस लॉज है बेसिकली वो हम देखेंगे। हम आज ये देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वो कैसे डिराइव किया जाता है, उसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आए तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर गैसेस को ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड को ठंडा किया जाएगा तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमें पता है। तो हम आज ये देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ये क्या होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब क्या होता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो अब ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जितना ये फोर्स बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उतना वो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो वो कौन से स्टेट में रहेंगे, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फ्लो नहीं होते। ये मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को चिपक के रहेंगे तो वो फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। अगर हम उनको थोड़ा हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा। अगर फोर्स वीक होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही स्पेस बढ़ेगा उसको फ्लूइडिटी आएगी, मतलब वो एबिलिटी टू फ्लो वो गेन करेगा, जो भी हमारा सब्सटेंस है। तो वो जब वो गेन करेगा फ्लूइडिटी, तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा बढ़ गया, और वो थोड़ा स्पेस जब बढ़ गया तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वो फ्लो होने लगेगा। अब क्या हो रहा है कि उसमें मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, और स्पेस भी मॉडरेट है, बहुत कम भी नहीं है जितनी कि सॉलिड्स में है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो गैसेस में है। तो उस केस में ये कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं, ओपन कंटेनर में लिक्विड कोई भी, वो फ्लो होगा, जिस कंटेनर में रहेगा उसका शेप लेगा। ठीक है, और अब अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स और भी कम हो गया, मतलब हीट किया, फोर्स और कम हो गया, तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स में फ्लूइडिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा रहेगी। ये फोर्स और स्पेस एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें सबसे कम स्पेस रहेगी तो वो हो गया सॉलिड, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेस रहेगी वो हो गया गैस। तो गैसेस तो हमें पता है कि क्लोज कंटेनर में ही हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका सबसे वीक होता है। तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के जो टाइप्स है उनमें आते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि सबसे वीक है। तो ये पांचों जो फोर्सेस है इनमें क्या क्या चेंज होते हैं, सब्सटेंस की पोलैरिटी क्या होती है, ये भी हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमें आइडियल गैस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम बेसिक लॉज देखेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे। फिलहाल अगली जो हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, एक ध्यान में रखिए, अगर हमने कोई क्लोज कंटेनर में सपोज वाटर लिया है, तो क्लोज कंटेनर में है, कंटेनर पूरा भरा हुआ नहीं है, अगर हम ऊपर के जो भी गैसेस है उनको किसी तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वाटर का जो इवेपोरेशन होगा वही वेपर्स यहाँ पे रहेंगे। वो इनिशियली बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होके यहाँ पे वाटर के वेपर बनेंगे, और वो जो वेपर्स है वो इसी सरफेस पे, इसी पानी के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो वाटर के वेपर ने ही जो ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली बहुत तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, बाद में वो ठंडा पड़ जाएगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम रेट से होगा, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा उसे हम कहेंगे कि वो सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो रहेगा उसी को हम कहते हैं एक्वस टेंशन। तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन। अगला हम आज देखने वाला है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, अब एक ज़ीरो वॉल्यूम करके कॉन्सेप्ट है। ज़ीरो वॉल्यूम मतलब क्या, हमने देखा कि स्टेट जब चेंज होते हैं तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। तो सिर्फ टेम्परेचर ही पार्ट नहीं प्ले करता, वॉल्यूम पे उसका क्या असर होता है कि जितना जितना आप टेम्परेचर कम करते जाओगे उतना वॉल्यूम भी घटता जाएगा।
सिर्फ वाटर का एक एग्जम्पशन है जो हमने देखा है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, ठीक है। तो एक ज़ीरो वॉल्यूम मतलब क्या, आप टेम्परेचर कम करते गए तो वॉल्यूम भी कम होता गया, और एक ज़ीरो वॉल्यूम मतलब एक हाइपोथेटिकल स्टेट आ गया। अब यहाँ पे एक बात हम गौर करेंगे कि ऑल गैसेस गेट लिक्विफाइड एट द टेम्परेचर बिलो -273.5, -273.15 माफ़ कीजिए। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, उससे जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो सारे गैसेस लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और ये जो टेम्परेचर है जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं हुआ है, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है दैट कैन बी इमेजिन्ड बाय अस। तो इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब क्या, इट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच इज़ हाइपोथेटिकल, जो प्रैक्टिकली अचीव करना इम्पॉसिबल है। और ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे या इससे जब टेम्परेचर लो जाएगा तब सारे गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगे। इसी टेम्परेचर को हम 0 केल्विन कहते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा पहला लॉ है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेट करता है कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। मतलब क्या कि सपोज अगर हमने एक गैसेस का मिक्सचर लिया, ये दो और ज़्यादा होने चाहिए, दो या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो सपोज एक मिक्सचर है जिसमें है ए बी सी, ये तीनों गैसेस। तो उस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा कंबाइनली, उन तीनों गैसेस का कंबाइनली उस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो इक्वल रहेगा किसके सम से, तो उन्हीं तीन गैसेस के अगर हमने इंडिविजुअल प्रेशर लिए और उनकी टोटल की, उनकी सम ली, तो वो और मिक्सचर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ये सीधे से अगर समझना है तो इमेजिन कीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आप जो स्कोर कार्ड देखते हो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हर बैट्समैन का जो इंडिविजुअल टैली है और एक्स्ट्रास का जो टैली है, मतलब हर जहाँ जहाँ से भी रन आए हैं उनका इंडिविजुअल टोटल किया तो वो और टीम का टोटल ये सेम ही रहेगा। मतलब ये वही बात है जो क्रिकेट के एक स्कोर कार्ड की होती है कि हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर लेके उसका एडिशन किया और उसके मिक्सचर का प्रेशर निकाला तो वो दोनों सेम रहेंगे। यह है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखिए कि ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपके समझ में आए कि बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में क्या स्टेट किया गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये बात काफ़ी सिंपल है, आप इमेजिन कीजिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम उसका घटता जाएगा ना, या वॉल्यूम कम होते जाएगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। आप पिस्टन सिलेंडर भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे आप पिस्टन आगे ढकेलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा सिलेंडर के अंदर का। मतलब क्या हो रहा है कि पिस्टन नीचे जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और उसी में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसे दिखाया जाता है मैथमेटिकली, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शन का साइन है, और इन्वर्सली मतलब 1/, सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ये हो गया बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगला है हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या स्टेट किया गया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ वॉल्यूम is directly proportional to temperature, that is V is directly proportional to T। उसके बाद हम देखेंगे एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ भी काफ़ी सिंपल है। इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये क्या कहता है लॉ कि अगर कोई भी गैस का हमने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम लिया तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सपोज़ हमने लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अगर हमने जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑक्सीजन का रखा है वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हाइड्रोजन का रखेंगे तो उन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। ये एवोगाड्रोज लॉ है। तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो तीन हमने रिसेंट लॉज देखे, पार्शियल प्रेशर का छोड़ दीजिए, पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ, ये जो तीन लॉज देखे, तो जो भी गैस
इन तीनों लॉज को ओबे करेगा उसे हम कहेंगे आइडियल गैस। अब ये भी याद रखेंगे हम कि आइडियल गैस ये भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो गैस विच ओबेज ऑल द थ्री लॉज एट द सेम टाइम। सो आइडियल गैस भी एक अनरियल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्हीं तीन लॉज को कंबाइन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ तीनों हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख लिए कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ जब प्रोपोर्शन में हो तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में रहता है। मतलब वॉल्यूम अगर प्रेशर के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो प्रेशर भी वॉल्यूम के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इसलिए जो पिछला हमने लॉ देखा, लॉ में हमने कहा था कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे हमने सिर्फ स्टेटमेंट उल्टा किया है। इट इज़ जस्ट लाइक 2 × 3 कहे या 3 × 2 कहे, आंसर तो 6 ही आना है। ओके, सो बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रोज लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम 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 हमने एक साइड में रखा ताकि हम इसको कंबाइन कर सके। तो अगर हमने इसको तीनों को कंबाइन किया तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, दैट इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। यह अपॉन P मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया प्रेशर के साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया टेम्परेचर के साथ। ठीक है, सो हमने ये इक्वेशन वहाँ पे बना लिया, इन तीनों को कंबाइन कर लिया। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में तो किसी भी प्रोपोर्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगता है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो वहाँ पे हमने ले लिया R, जो कि है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू लिखेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू R इंटू एन इंटू टी अपॉन पी। ठीक है, इसको जो प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने आइडियल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। तो वो हमारा हो गया V इज इक्वल टू R इंटू एन इंटू टी अपॉन पी। इसी को हमने रीअरेंज कर लिया, ये P यहाँ पे ऊपर आ गया तो ये बन गया PV इज इक्वल टू nRT। ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। PV इज इक्वल टू nRT, ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे कि कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हमने इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ये T अगर हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया तो इट इज़ PV अपॉन T इज इक्वल टू NR। तो N और R तो कांस्टेंट है, क्योंकि कंबाइंड गैस लॉ हम कब यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक ही गैस है जिसको हमने दो अलग अलग स्टेट्स में, दो अलग अलग कंडीशंस में ऑब्जर्व किया, मतलब उनका प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदलेंगे और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा। तो ये अगर कांस्टेंट है तो हम N और R को नहीं लेंगे, तो वो क्या हो गया PV अपॉन T। तो एक ही गैस के दो अलग अलग कंडीशंस को हम अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने लिया P1 V1 अपॉन T1 और सेकंड कंडीशन को लिया हमने P2 V2 अपॉन T2। सो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज नथिंग बट द कंबाइंड गैस लॉ। अब इसको हम यूज़ करके कोई भी एक अननोन क्वांटिटी रहेगी तो वो हम डिराइव कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये हम लाइव एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल देखेंगे। अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन वाज प्लेस्ड इन अ 9 लीटर कंटेनर एट 300 केल्विन एंड एट 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द गैस was compressed and heat was added till the temperature reached 600 Kelvin. Find the new pressure. तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेंगे, P1 V1 T1 और P2 V2 T2। ये हमारी क्वांटिटीज़ है जो हमें लगेंगी। इनमें से क्या क्या दिया है हम देखेंगे। सो सैंपल ऑफ नाइट्रोजन वाज प्लेस्ड इन अ 9 लीटर कंटेनर, मतलब फर्स्ट कंडीशन में उसका वॉल्यूम था 9 लीटर। ओके, 9 लीटर कंटेनर एट 300 केल्विन। सो टेम्परेचर था फर्स्ट में 300 केल्विन और प्रेशर कितना था, प्रेशर था 1.5। ओके, हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रेशर। सो P2 इज़ अननोन फॉर अस। V2 उसको कॉम्प्रेस करके कितना किया गया था, कॉम्प्रेस करके किया गया था 3 लीटर्स तक। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना रह गया है, वो मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट था कि गैस वॉज कॉम्प्रेस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर्स। सो हमारा V2 सेकेंड कंडीशन का वॉल्यूम आ गया 3 लीटर्स और टेम्परेचर जो है उसका बढ़ा के वो रीच किया उन्होंने 600 केल्विन तक। सो T2 इज़ 600 केल्विन।
सो हमारे पास अभी ये पता है हमें कि कंबाइंड गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ क्या है, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो P1 है अपना 9, सॉरी P1 है अपना 1.5 इंटू V1 है अपना 9 अपॉन T1 जो है दैट इज़ 300 इज इक्वल टू P2। अब P2 V2 कितना है अपना, P2 तो अपना है अननोन, इंटू V2 है अपना 3 लीटर्स अपॉन T2 इज 600, सो 600 केल्विन। अगर हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, P2 एक ही अननोन है, बाकी सारे नोन है, तो सब हम LHS में ले लेंगे। दैट इज़ 1.5 इंटू 9 इंटू ये 600 ऊपर आ जाएगा, 600 अपॉन ये 300 इधर ही रहा, इंटू ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 3 इज हियर इज इक्वल टू P2। ओके, सो इज इक्वल टू P2। तो ये देखिए 301 एंड 2, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1.5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू P2। दैट इज P2 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1.5 दैट इज 9, सो P2 इज 9 atm, दैट इज 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सेकंड स्टेट का प्रेशर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 9 atm। इस तरह से हमने एक अननोन क्वांटिटी थी वो कंबाइंड गैस इक्वेशन में, कंबाइंड गैस लॉ में डाल के उसको डिराइव कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। हम अगले लेक्चर में इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को और डिटेल में देखेंगे और सारे जो फोर्सेस है उनको, जो 5 टाइप मैंने इनिशियली आपको बताए, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।